मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय अतिथिगण, तलाश परिवार के सभी सदस्य और यहाँ सभागार में उपस्थित अभिभावक, शिक्षक और छात्र छात्राएं, बहुत बड़ा युवा वर्ग सामने है। ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है जब उम्र के इस मुकाम पर जो खड़े हैं, जो अभी उड़ना सीखने जा रहे हैं, जब वो हमें सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता है। बोलना लगता है कि कोई बात सीधे दिल से दिल तक जाएगी। तो अभी डॉक्टर साहब ने आपको बहुत कहा कि मैं भारी भरकम बातों से मैं आपको थोड़ा लाइट कर दूं, थोड़ा हल्का कर दूं। तो मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर जिस तरह बुलाया गया है जिस काम के लिए, वो सचमुच बड़ा गंभीर और कुछ एक रास्ता भी पैदा कर सकता है। थोड़ा सा धीरज आपको रखना होगा, क्योंकि काफी गंभीर विषय है। तो सबसे पहली बात तो है कि तलाश जो लिखा एक वैचारिक अभियान, सचमुच मैं इसका बहुत स्वागत करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ। आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है वैचारिक अभियान चलाने की। हम जुलूस लेकर सड़कों पर घूमते हैं, झंडे उठाते हैं, मोमबत्तियाँ जलाते हैं, लेकिन व्यवहार में तो ये दिखता है, लेकिन विचार हमारा जो है भीतर से परिवर्तित नहीं होता। और कहते हैं ना कि विचार शिशु है और मूल्य उसकी माँ है। मूल्य का मतलब जो हमारी वैल्यूज हैं, और आजकल के जो अभिभावक है उनके बारे में अंग्रेजी में कहा जाता है, दे आर गिविंग वैल्यूएबल थिंग्स टू देयर चिल्ड्रन, नॉट वैल्यूज। वो वैल्यूज नहीं दे रहे हैं। तो आज समाज में जितना भी हम विघटन देख रहे हैं, विध्वंस देख रहे हैं, तोड़ फोड़, अराजकता, युवा वर्ग जाता है। आप बिल्कुल युवा उम्र की दहलीज पर हैं, रेल की पटरियां उखाड़ देते हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि तलाश जैसे संस्था वैचारिक अभियान से आप शायद प्रभावित नहीं है। तो सबसे पहले बात, बहुत ही ये सराहनीय काम है जो ये संस्था कर रही है। तो हमारे समाज में जो भी नजर आ रहा है हमें, ये जो फ्रिक्शन है, ये जो डिस्ट्रक्शन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, इसका कारण, इसका एक ही कारण है, हमारी शिक्षा नीति में दोष। हम दोषपूर्ण शिक्षा के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं, और इसलिए हर देश में विद्वान लोग कहते हैं कि कुछ कुछ वर्षों पर जो है समय और स्थिति, देश काल पात्र के अनुसार हमारी शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिए। और मित्रों, आप लोगों को सुनकर ताज्जुब होगा कि हमारे देश में 34 वर्षों के बाद शिक्षा में परिवर्तन की बात सोची गई है। ये काफी चिंतनीय विषय है, और ये हमें कुछ सोचने पे मजबूर करता है कि 3-4 साल में देख रहे हैं दुनिया बदल रही है, लेकिन हमारी शिक्षा नीति वही पुराने ढर्रे पे हम चल रहे हैं। तो हमें दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर बढ़ना है, चलना है। कैसे होगा? तो नई शिक्षा नीति पर मुझे बात करने के लिए मुख्य वक्ता के तौर पर यहाँ बुलाया गया, और मैं देख रही हूँ आप लोग काफी थक भी गए होंगे, बच्चे शायद अपने परिणाम की उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये जो मैं बताने जा रही हूँ, इसको मैं कोशिश करूंगी थोड़ा छोटा कर लूं, क्योंकि आपका मैं धैर्य जो है उसकी परीक्षा नहीं लेना चाहती। तो आज की शिक्षा नीति पे बात करने से पहले थोड़ी सी बात करूंगी कि हम गांधी की और टैगोर के शिक्षा दर्शन को समझें। थोड़ी सी बात उस पर मैं करूंगी। गांधी जी महान राजनीतिज्ञ थे, समाज सुधारक भी उन्हें माना जाता है, और वस्तुतः देखा जाए तो वो शिक्षा शास्त्री भी थे। गांधी जी 3H की बात करते हैं, 3H, हेड, हार्ट और हैंड, बुद्धि, मन और हाथ, यानी शरीर। एक गांधी जी ने हमेशा सत्य और अहिंसा को माना। उन्हें हम प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहते थे, यानी वो, उनके बातों में आदर्श और व्यवहार का बड़ा सुंदर संतुलन था। मैं आपको एक जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि हमारे बच्चे हैं यहाँ पर। गांधी जी एक बार मांडले जेल में कारावास भोग रहे थे, गिरफ्तार थे। उन्होंने अपने पुत्र मणिलाल को वहां से एक पत्र लिखा, एक चिट्ठी लिखी, और उन्होंने मणिलाल को कहा कि बेटा, तुम प्रतिदिन 3 काम करना। और 3 कामों में क्या है? एक तो रोज गणित का अभ्यास करना, गणित का अभ्यास इधर से होता है, और प्रतिदिन एक कविता पढ़ना, यहाँ से साहित्य हृदय से जुड़ा है, और रोज खेत में गड्ढे खोदना हाथ से, यानी वही बुद्धि का बौद्धिक
मानसिक और शारीरिक विकास के ऊपर उन्होंने बहुत बल दिया। तो ये गांधी की शिक्षा का जो दर्शन था उसमें ये तीनों बातें आती हैं। तो वो कहते थे इन तीनों चीज़ों पर हमारे बच्चे, हमारी आज की जो स्कूली बच्चे हैं वो ध्यान दें, और 7 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा निःशुल्क हो, ये उनकी सरकार से दरख्वास्त थी। उसके बाद शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, और तीसरी बात हमारे नवयुवकों को ऐसी शिक्षा मिले कि वो आगे स्वावलंबी बन सकें। अब मैं इसको जोड़ूंगी बाद में शिक्षा नीति से। अगर हम, ताकि देश में बेरोजगारी ना हो जो आज एक विकट समस्या के रूप में हम देख रहे हैं। दूसरी बात है टैगोर, शांति निकेतन में प्रकृति के प्रांगण में बैठ के जिस तरह वो खुले आसमान के नीचे शिक्षा देते थे, और वहां से कितने बड़े बड़े हस्तियां जो हैं वो वहां से निकलकर विश्व में अपना कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। तो टैगोर का विचार था कि शिक्षा पुस्तकों पर आधारित ना होगी, जीवन पर आधारित हो। हम किताबें पढ़ते हैं, है ना, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक होए। तो किताबें पढ़ के अक्षर ज्ञान करना और शिक्षित होना ये दो अलग बातें हैं। एजुकेट करना किसी को, एक हमने पढ़ना सीख लिया वो काफी नहीं है। तो जीवन से जब तक उसको हम नहीं जोड़ेंगे तब तक हम शिक्षित नहीं हैं। और उसके बाद शिक्षा का उद्देश्य टैगोर के अनुसार, आप, हर बच्चा अपने आप में खास है, जिसको कहते हैं हर बच्चा विशेष है। कभी अपने मन में हीन भावना ना आने दे कि मुझे तो कुछ आता नहीं, मुझ में कुछ है नहीं। इसका मतलब आपने खुद को पहचाना नहीं। और शिक्षक वही है जो आपको आपकी प्रतिभा से परिचय कराएगी। कभी कभी टीचर्स हैं वो पहचानते हैं, उनकी पारखी नजरें, कौन चित्रकार बन सकता है, कौन अच्छा गायक गा सकता है, कौन नृत्य कर सकता है। तो एक प्रकार से आपकी जन्मजात जो आपके अंदर जो खूबियां हैं, प्रतिभाएं हैं, उनके बीजों का आरोपण करें, उनको पल्लवित करके आपको सर्वांगीण विकास हो। तो ये टैगोर का था। और एक बात और थी टैगोर की कि शिक्षा राष्ट्रीय हो, राष्ट्रीय। हम अंतरराष्ट्रीय बनने के चक्कर में, आकाश छूने के चक्कर में हम जमीन से पैर उखड़ रहे हैं। हमारी जमीन ना छोड़े। कोई भी पतंग आकाश को तभी छूती है, आकाश में उड़ती है, जब वो डोर से बंधी रहती है। डोर से कटी कि वो फिर वो नदी नाले में गिर के धूल धूसरित हो जाती है। तो अब आप देखिए, उन्होंने भी कहा कि हमारी मातृभाषा जो है वो शिक्षा का माध्यम हो। और फिर वो प्रकृति को बहुत ज्यादा, आप जानते हैं वो तो प्रकृति के प्रेमी थे, तो हमारी शिक्षा जो है उसमें प्रकृति का, पर्यावरण का बहुत बड़ा उसमें योगदान हो या उसका हिस्सा हो। अब शिक्षा नीति पर आते हैं। अब मैं बता दूं आपको कि शिक्षा नीति, मैं कोई शिक्षा शास्त्री नहीं हूं। मुझे कहा कि आपको बोलना है, तो मैंने भी जितना मैं पढ़ सकी आपके लिए मैंने पढ़ा। और मैं ताउम्र 3 दशकों से ज्यादा मैं शिक्षण के क्षेत्र में रही हूँ। अभी फिलहाल मेरा परिचय देते हुए शायद ये अभी मैं AN कॉलेज में अध्यापनरत हूँ, और पहले मैं आपकी उम्र के बच्चों को पढ़ाती थी, अब मैं युवाओं को पढ़ा रही हूँ। तो मुझे लग रहा है मैं अपने अनुभव से देख पाई कि क्या समस्याएं हैं बच्चों की, क्या समस्याएं हैं अभिभावकों की और शिक्षकों की, और हमारी शिक्षा नीति में इन तीनों को कितना तवज्जो दी गई है, कितना इनके ऊपर विचार किया गया है। तो देखिए 1986 में हमारी शिक्षा नीति जो है वो जारी हुई थी। उसके बाद 34 वर्षों बाद एक समिति का गठन किया गया, जिसमें कस्तूरी रंगन जो थे हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष के, वो इसके अध्यक्ष थे कमेटी के। और आप हैरान हो जाएंगे, इसको बनाते हुए 2.5 लाख सुझावों को लिया गया। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि कल को शिक्षा नीति सुनकर आमतौर पे हम हिंदुस्तानियों की आदत है, जुबान सबसे सस्ती चीज है, आलोचना कर दी या हमने उसमें त्रुटियां निकाल दी। 2.5 लाख सुझाव मांगे गए पूरे देश से, है ना। तो उनके आधार पर 108 पृष्ठों का एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है। और उसके बाद 2 वर्ष बाद 2020 में किया गया ये, और 2022 में इसको मंजूरी मिली है कैबिनेट से। तो अब नई शिक्षा नीति जो है वो समझिए हमारे सामने रखी गई है। कुछ सवाल लोगों के मन में उठेंगे, क्या नई शिक्षा नीति के बाद भी माता पिता को अपने बच्चे को नर्सरी में दाखिले के लिए माथापच्ची करनी पड़ेगी? क्योंकि हम देखते हैं जैसे बच्चा हमारा हुआ नहीं, 3 वर्ष का भी नहीं हुआ, तो देखते हैं बड़े बड़े स्कूलों के बाहर माता पिता जूतियां चटकाना शुरू करते हैं। सर्दी हो, बरसात हो, जो हो, लगता है कि वो UPSC के एग्जाम में मेरे बच्चे को मतलब ये क्या कहें उसको
मतलब पास होने जा रहा है, इस तरह का। तो क्या अब भी ऐसा होगा? इसके उत्तर मैं आपको भी देने वाली हूँ। फिर 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, क्या उन्हें कॉलेज में दाखिले के लिए अभी भी 99% मार्क्स, सुनते हैं ना आप लोग, 90% तो कुछ है ही नहीं। मतलब कि 98% वाले को दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन नहीं मिला, 99% 100% को मिला। तो ये क्या मजाक है? मुझे याद है कि मैं जब आपकी उम्र की थी तो अपने स्कूल की, ईश्वर की दया से, मुझे अपनी काबिलियत नहीं लगती, किस्मत से, मैं अपने स्कूल की टॉपर थी। और मेरे कितने अंक थे मालूम है? 62.1% नंबर। और मुझे उसके साथ दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज में, इंद्रप्रस्थ कॉलेज में, मिरांडा कॉलेज में फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन मिल गया था। और आज झोला भर के नंबर मिल रहा है और इधर डब्बा खाली है। तो आई एम सॉरी, ये हम देख रहे हैं जो हो रहा है। उसके बाद कॉलेज में पढ़ने वाले जो हमारे बच्चे हैं, जब निकलेंगे तो क्या उन्हें नौकरी की चिंता होगी? तभी उन्हें, हमारे जमाने में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बाहर लंबी लाइन मिलती थी। अब तो माहौल कुछ बदला है, लेकिन फिर भी क्या नौकरी मिलेगी? सहूलियत होगी नौकरी की? अब मैं बता दूं, हमारी नई शिक्षा नीति में इन सारे सवालों के उत्तर मौजूद हैं, सबके उत्तर मौजूद हैं। इसको ध्यान से सब समझना है। और एक बात यहाँ और कही जाए कि शिक्षा नीति में सरकार ने ये सारे प्रस्ताव, अब ये प्रस्तावित बातें हैं, सरकार ने ये सुझाव दिए हैं और कहा है इन पर अमल किया जाए। फिर भी अगर कई राज्य सरकारें न माने तो कोई कानूनी उनके ऊपर दबाव नहीं है। ऐसा कहीं कोई फ्रिक्शन हो, कहीं मतभेद हो या मतवैभिन्न हो, तो वहां पर राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर बैठकर कोई मध्यम मार्ग निकालें। इस तरह से बड़ा एक हेल्दी माहौल में, सौहार्दपूर्ण तरीके से इस नीति को लागू करने की बात की गई है। अब देखिए, इस नीति में स्कूली शिक्षा क्या, अब मैं थोड़ा शॉर्टकट में चाहूंगी। अब तक हम स्कूली शिक्षा को क्या मानते हैं? 10+2 या मैट्रिक, इंटर, अगर हम राज्य सरकार, बिहार सरकार की बात करें तो यहाँ पर अब 10+2 की जगह, ध्यान दीजिए, 5+3+3+4। 5 को समझिए पहले। हमारी स्कूली शिक्षा 14 वर्ष की थी पहले, है ना? पहली से 10वीं 12वीं तक 12 वर्ष की थी, ये 12 वर्ष की शिक्षा थी। अब ये 12 वर्ष की शिक्षा 15 वर्ष की हो गई है। 12 वर्ष से की शिक्षा के पहली क्लास के पहले जो अच्छे घरों के, समर्थ घरों के बच्चे हैं, वो कहाँ जाते हैं? वो नर्सरी स्कूल में जाते हैं, प्री नर्सरी या फिर प्ले स्कूल में जाते हैं। अब बिहार सरकार के गांव-गांव का एक एक बच्चा, जो प्रावधान किया गया है, सीधा 3 वर्ष में स्कूल जाएगा। बिहार सरकार के स्कूल भी 3 वर्ष की उम्र से, और वहीं पर उनको नर्सरी, प्री नर्सरी, नर्सरी 1, नर्सरी 2 करके 3 वर्ष की उनको प्राइमरी ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग मतलब पढ़ाया जाएगा, बैठाया जाएगा, बच्चा कम से कम बैठना तो सीखे, क्योंकि उस उम्र में बच्चा चंचल होता है, वो प्रायः जाके रोते हैं बच्चे दिन भर बैठ के। तो पहली क्लास में जब बच्चे आते हैं, जब अब तक पहली क्लास में जाते थे तब पहली क्लास में रोते थे, जो बच्चा घर से उठ के पहली क्लास में गया, अब वो 3 वर्ष पहले रो के पहली क्लास में आने तक वो मजे से स्कूली शिक्षा के प्राप्त करने के योग्य बन जाएगा, उस माहौल के साथ तालमेल बिठा लेगा। तो 5 वर्ष की फंडामेंटल पढ़ाई इसको कहा गया। 3 वर्ष की फिर तैयारी, नर्सरी 1, 2, 3, पहली क्लास, दूसरी क्लास, ये 5 वर्ष का ये बेस है, नींव बन रही है बच्चे की स्कूली शिक्षा की। उसके बाद आ जाइए आप तीसरी, चौथी और 5वीं, ये 3 वर्ष जो है, इसमें एक प्रकार से हम तैयारी करेंगे अब थोड़ी बड़ी ऊंची क्लास की। उसके बाद 6ठी, 7वीं, 8वीं को मध्य विद्यालय इसको कहते हैं, यानी मिडिल। उसके बाद फिर 8वीं के बाद 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 4 वर्ष की ये माध्यमिक, यानी हायर एजुकेशन जिसको कहते हैं। तो ये हमारे यहाँ का सिस्टम था। यानी अब हमारा बच्चा 6 साल की बजाय 3 साल में स्कूल में प्रवेश ले लेगा। हमारे देश में एक बड़ी मशहूर एक संस्था है, प्रथम फाउंडेशन, उसकी सीईओ हैं डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी। उनका एक सर्वेक्षण है असर, और वो देखती है पूरे देश में स्कूलों की भी क्या स्थिति है, क्या उसके रिजल्ट आ रहे हैं, परिणाम। तो वो बहुत निराशाजनक परिणाम इस फाउंडेशन ने पाए सर्वेक्षण में, कि 5वीं क्लास का बच्चा तीसरी कक्षा का सवाल नहीं कर पाता है, तीसरी क्लास का कक्षा का बच्चा पहली क्लास की हिंदी की या
किसी विषय की किताब नहीं पढ़ पाता है, तो उनका मतलब है कि पुरानी शिक्षा व्यवस्था में वही जो मैंने कहा कि बच्चा जो पहली बार स्कूल जाता था तो बहुत ही वो बेचैन और बहुत ही विचलित और बहुत ही ज्यादा वो तन्मय नहीं, कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता था। तो उसके मुकाबले अब नई पॉलिसी में जो है वो बच्चा एक प्रकार से एक स्थिर माहौल में पढ़ना शुरू करेगा तो शायद वो ज्यादा ग्रहण करेगा। और उसके बाद एक राइट टू एजुकेशन हमारे देश में एक बनता है, राइट टू, कितने बच्चों को, पहले 6 से 14 साल के बच्चों को था राइट टू एजुकेशन, हमें पढ़ाना है, अगर माँ बाप नहीं पढ़ा रहे तो उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। लेकिन अब वो 3 से 18 वर्ष तक हो गया है। अगर आप अपने बच्चे को 3 वर्ष में विद्यालय नहीं भेज रहे हैं, कोई भी किसान है, मजदूर है, सरकार सुविधाएं देगी तो एक प्रकार से उनके ऊपर आपत्ति दर्ज की जा सकती है। अब एक बहुत बढ़िया बात जो इसमें हुई है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, त्रिभाषीय। अब क्या है, मैंने गांधी जी और टैगोर का क्यों बताया, क्योंकि हिंदी की उन्होंने मातृभाषा की बात की, हिंदी नहीं कहना चाहिए, मैं वापस लेती हूँ शब्द, मातृभाषा में पढ़ाया जाए। तो नई शिक्षा नीति में भी 3 लैंग्वेज, 3 भाषाओं का यहाँ पर बात की गई है, जिसमें 5वीं क्लास तक आपको हिंदी भाषा, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाए, और हो सके अगर जरूरत पड़े तो 8वीं तक मातृभाषा में पढ़ाइए। मातृभाषा हमारी, आपकी अगर मैथिली है आप मैथिली में पढ़िए, आप अगर आपकी तेलुगु है तेलुगु में पढ़िए। तो मतलब ये खास तौर से कहा गया कि मातृभाषा में, क्योंकि मातृभाषा में पढ़ाना एक बहुत अच्छा कदम है। छोटा बच्चा दुनिया नहीं घूमा है, छोटा बच्चा दुनिया नहीं घूमा है। अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यालय जो हमारे देश के धनाढ्य वर्ग है, जो प्राइवेट स्कूल्स के लेवल को लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, उनका बच्चा जो है वो भले ही कुछ वैसे माहौल में पला है, अंग्रेजी को 3री क्लास में ही, 3 वर्ष की उम्र में ही वो रट ले, समझ ले, लेकिन असल में छोटा बच्चा जो आम बच्चा है, आम जन का बच्चा, उसके लिए बहुत कठिन है उसमें गणित को समझना, उसमें विज्ञान को समझना। तो ये बहुत लाभदायक होगा कि हम मातृभाषा में हमारा बच्चा उस उम्र तक पढ़ेगा। अभी जिक्र हुआ है ना, सर ने जिक्र किया हिंदी मीडियम विद्यालय था, मैं इस विद्यालय की भी थोड़ी सी बात करूंगी बाद में, मैं बहुत गहरे जुड़ी हूँ इस विद्यालय से। अब आगे आइए आप बोर्ड एग्जाम पर। बोर्ड एग्जाम के लिए आपने बहुत ऐसी खबरें सुनी होंगी बच्चों, बहुत दुखद बातें हैं, बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, पढ़ाई का उनके ऊपर दबाव है, माता पिता का दबाव है, तुमको IIT निकालना है, नहीं तो लगता है पिता ही आत्महत्या कर लेगा। ये बड़े दुख की बात है, बच्चे पर इतना बोझ हम लाद रहे हैं, ये बहुत निहायत ही गलत है। तो अब क्या हुआ, और बोर्ड की परीक्षा असल में पूरे घर के बोर्ड की परीक्षा होती है। उस समय घर का कहीं पर्यटन बंद हो जाता है, रिश्तेदारों का आना जाना बंद हो जाता है, कहीं पारिवारिक समारोह में नहीं जा सकते, बच्चे का बोर्ड है, मतलब बोर्ड नहीं है कि पता नहीं क्या है। तो अभी बोर्ड की परीक्षाओं में बहुत बदलाव किया गया है। अब 10वीं की परीक्षा को वैकल्पिक किया गया, नहीं सॉरी, पहले था ऐसा कि 10वीं की परीक्षा में कभी नंबर आ रहे हैं, कभी ग्रेड दिए गए, आपने देखा ना, कुछ वर्ष ग्रेडिंग भी चली, लेकिन कुछ भी संतोषजनक नहीं लगा। तो अब क्या हुआ है, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को साल में 2 बार किया है, और 2 बार करने में इसका परीक्षा का पैटर्न बदल दिया है। अब एक जिसको ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव, वस्तुनिष्ठ, और मतलब कुछ ऐसे होंगे जो केवल रिक्त स्थान पूर्ति करनी होगी, तो इस पर अभी विचार हो रहा है, इसको कम किया जाए, हल्का किया जाए, और आपको ज्ञान ज्यादा हो, रटंत विद्या समाप्त हो जाए। अब आप रट के चले जाते हैं और आपको असली ज्ञान है नहीं, तो इस तरह से इसको पेपर्स को सेट किया जाएगा कि पहले की तरह आपको बोर्ड एग्जाम के लिए कोचिंग नहीं लेनी पड़ेगी। कोचिंग सेंटर्स के लिए बड़ी दुख भरी खबर है, कोचिंग वालों का जो धंधा फल फूल रहा है वो जरूर उस पर कुठाराघात होगा। इससे बच्चे की क्षमताओं को के ऊपर अंक मिलेंगे, न कि उनकी याददाश्त हम रट लेते हैं, वो रटना काफी नहीं होगा। तो अब ऐसी परीक्षाएं जो हैं 3री, 5वीं और 8वीं में भी होंगी, उनका स्वरूप अभी बनाना है, उस पर बात चल रही है। और इन परीक्षाओं को कराने के लिए सरकार ने राज्य सरकारों से बात की, गाइडलाइन बनाए और अपने अपने हिसाब से वो सरकार के सामने उसको प्रस्तुत करें। तो ये तो होगी बात पढ़ाई से संबंधित। उसके बाद में हमारे पढ़ाई में आजकल देखिए, पिछले कुछ वर्षों से, जब से मैंने अपनी स्कूली, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की शिक्षा समाप्त की, उसके बाद देखा है
खेलों को दोयम दर्जे में रख दिया गया है, खेलों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। हम लोग अपने जमाने में बहुत खेलते थे, आजकल बच्चे खेलते हैं कंप्यूटर पर, वो घूमते हैं ट्विटर और गूगल की गलियों में, वहां घूमते हैं वो। हम लोगों ने अपने गली मोहल्ले में या अपनी कॉलोनी में खेलकर अपने शरीर को भी तंदुरुस्त किया, कोहनियां टूटी, घुटने छिले, लड़ना सीखा। बारिश में हम भीगते थे, आजकल बच्चे बारिश में भीगते हैं तो उन्हें छींक आ जाती है, निमोनिया हो जाता है ना। तो कहने का मतलब जीवन की पूरी पद्धति बदल गई है। तो अब क्या किया है इसमें, हमें अपने नौनिहालों को मजबूत बनाना है। तो खेल, योग, मार्शल आर्ट, नृत्य और बागवानी, इसको विशेष तौर पे जोड़ा गया है। ये जरूर से जरूर मतलब दी जाए हर विद्यालय में, और यहाँ पर 10 दिन की इंटर्नशिप करवाई जाए हर बच्चे को, 10 दिन की इंटर्नशिप। इससे बच्चों में अपने हुनर के प्रति ललक पैदा हो। इंटर्नशिप आजकल प्रोफेशनल कोर्सेज के बाद करते हैं युवा लोग, लेकिन अब स्कूली बच्चों को भी ये दिया जाएगा ताकि वो बैठकर खुद से अपने भीतर की जो भी क्षमता है उसे बाहर लाने की उनकी इच्छा हो, और उसी से बड़े आश्चर्यजनक सुखद परिणाम भी आएंगे। अब आ जाइए कॉलेज की शिक्षा पर। अंडर ग्रेजुएट, यहाँ बच्चे सारे स्कूली हैं इसलिए, लेकिन अभिभावक और शिक्षक जानते हैं और मंच पर आसीन हम सब ने अपने बच्चों के लिए जद्दोजहद की है। तो अंडर ग्रेजुएट के लिए अगर आपको दिल्ली विश्वविद्यालय में आपको प्रवेश लेना है, अब हर कॉलेज के आप प्रवेश परीक्षा में बैठिए, एंट्रेंस एग्जाम में बैठिए। अब ये बंद होने जा रहा है। अब क्या हो रहा है कि ग्रेजुएट कोर्स में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से परीक्षा कराने की बात की जा रही है। सिर्फ एक ही परीक्षा होगी, 10 जगह अप्लाई कीजिए, 10 जगह के फॉर्म्स के लिए धन का अपव्यय, कहीं 500 का फॉर्म है, कहीं 1000 का है, हमने देखा है ये। तो कितनी बड़ी राहत है ये हमारे देश के नागरिकों के लिए, अभिभावकों के लिए और बच्चों के लिए। उन पर वो दबाव 15 दिन तक, 20 दिन तक, आज इस कॉलेज में उस कॉलेज में, अब नहीं जाना पड़ेगा, एक परीक्षा देनी होगी। उसके बाद रीजनल स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपियाड परीक्षाएं जो हैं वो कराई जाएं, और उनके आधार पर IIT वगैरह में प्रवेश जो है उसको मतलब उसको क्या कहें, उसको कंसिडर किया जाए। उसके आधार पे IIT वगैरह में जो परीक्षाएं होती थी उनकी जगह इनको आधार बनाया जाए। और इसी मेडिकल कोर्स में जरूर है कि उसमें आमूलचूल बदलाव हो रहा है, उसके लिए अभी नीतियां बनानी बाकी हैं और उसके लिए एक अलग से पॉलिसी बनाई जाएगी। और एक मजे की बात और हुई है, कोई एक यूनिवर्सिटी अब सिर्फ एक चीज के लिए नहीं है। पहले होता था ना, ये एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, ये इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी है, ये मेडिकल। अब जो है हर यूनिवर्सिटी में, सभी यूनिवर्सिटीज में 2030 तक, समय तो लगेगा ना, अलग अलग स्ट्रीम की पढ़ाई एक साथ कराई जा सकेगी। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ कॉलेजेस आपके लिए बिल्कुल अस्पृश्य, जिसको कहते हैं अनटच्ड हैं, आपको उसे नहीं। अब इससे क्या होगा, बच्चों को ज्यादा कॉलेजेस का ऑप्शन मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि भाई सीट नहीं है ना, तो हर कॉलेज में हर स्ट्रीम के लिए कुछ सीट्स रखनी पड़ेंगी। ये बहुत ही बढ़िया एक सुधार है। अब देखिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या बदला है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप बोर भी ना हो और थके भी ना। ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन में क्या बदला है। अभी तक हम क्या पढ़ते थे, ग्रेजुएशन 3 साल की, मैंने 3 साल की ग्रेजुएशन पढ़ी है। अभी ग्रेजुएशन 1, 2, 3, 4, पहली बात 4 साल की कर दी, लेकिन 4 साल की करने में कोई बाध्यता नहीं है। आप अगर 1 साल पढ़ पाए, अच्छा पहले क्या होता था, आपने 2 साल कर लिए, आप तीसरे साल में आ गए, खुदा ना खास्ता घर में दादाजी की मृत्यु हो गई, आप परीक्षा में नहीं बैठ पाए, फिर कुछ ऐसा माहौल बना, आपकी पढ़ाई छूट गई, तो क्या होगा, आप ड्रॉप आउट का लेवल आप पे लग जाएगा। देखिए क्या कमाल की बात इस बार जो शिक्षा नीति आई है उसमें है कि आपने अगर पहले साल BA पढ़ी और छूट गई, या आपने छोड़ दी स्वेच्छा से, आप कुछ और करना चाह रहे हैं अब, तो आपको BA का सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर आपने 2 साल की फिर छोड़ दी या छूट गई स्वेच्छा से या अपरिहार्य कारण से, तो आपको एडवांस सर्टिफिकेट या डिप्लोमा और अगर आपने 3 वर्ष का किया तो फिर आपको डिग्री मिलेगी।
मतलब कहने का कोई भी अब ड्रॉप आउट नहीं कहलाएगा। जो पहले की समस्या थी वो यहाँ हल हो गई। इसके आगे ध्यान दीजिए, 4 वर्ष की ग्रेजुएशन कौन करेगा? आजकल हम देखते हैं बच्चे 3-3 साल की ग्रेजुएशन। हमारे घर में इलेक्ट्रीशियन आता है, प्लम्बर आता है, कारपेंटर आता है। अच्छा भाई कितना पढ़े हो? मैडम ग्रेजुएट हूं मैं। या एमए भी मिलते हैं हमें, ऐसी बात नहीं है। अच्छा होता क्या है, वो डिग्री तो ले ली, वो डिग्री किसी काम नहीं आई। तो अब क्या है, मान लीजिए कोई व्यक्ति बीए का 1 साल करके चाहता है मैं टीवी रिपेयरिंग का कोर्स करना चाहता हूं, तो ठीक है, कोई बात नहीं। उसका वो 1 साल का सर्टिफिकेट बेकार नहीं, वो खुद को बीए सर्टिफिकेट प्राप्त ये कह सकता है व्यक्ति खुद को। तो 4 साल का कौन करेगा? जिसको एमए करनी है। कितनी बढ़िया बात है ये, जिसको एमए करनी है वो 4 साल का करे। तो उससे क्या होगा? आप कहेंगे कि जनाब ये तो नुकसान हो गया। नहीं, फिर वो एमए 1 साल का ही करेगा, वो 1 साल का एमए करेगा। और उससे ज्यादा और मजे की बात, एमफिल खत्म हो गया। एमफिल का नाम सुना है? मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पूरी पढ़ाई की है और मैंने बीए किया, एमए किया, एमफिल किया, पीएचडी किया। एमफिल में भी 2 वर्ष लगते थे, अब एमफिल को हटा दिया गया। अब सीधा आप 4 वर्ष की, अगर मान लीजिए मुझे पीएचडी करनी है या मुझे एमफिल तो अब है ही नहीं, मुझे एमए करनी है, तो 4 साल का मैं एक डिग्री कोर्स कर लूंगी बीए का, 1 वर्ष की एमए, और उसके बाद अगर मुझे नहीं करना है तो फाइन, मैं एमए हूं। अगर मुझे पीएचडी करना है तो मैं सीधा पीएचडी में मेरा निबंधन हो जाएगा, मुझे एमफिल नहीं करना है। ये छूट मिली है। तो आप देख रहे हैं कम समय में ज्यादा उपयोगी ढंग से एक सीढ़ी बनाई गई है शिक्षा की डिग्री प्राप्त करने की। तो ये हो गया, मैंने कॉलेज तक का आपको बता दिया। और अब एक और बात है जो मुझे बीच में बतानी थी कि अब आप एक कोर्स के साथ कोई दूसरा कोर्स कर सकते हैं। देखिए पहले नहीं था ऐसा। मुझे याद है, मुझे अपना उदाहरण इसलिए दे रही हूँ क्योंकि वो उससे मेरी बात जो है वो ज्यादा पुख्ता हो जाएगी। मैं जब एमए कर रही थी तो मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में विदेशी भाषाओं का भी एक था डिपार्टमेंट। मैंने वहां से जर्मन भाषा सीखने के लिए अपने को निबंधित कर लिया। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मेरा मैं एमफिल कर रही थी, सॉरी, एमफिल की परीक्षा और जर्मन भाषा के परीक्षा के बीच में क्लैश हो गया तारीख का। तो एमफिल मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण थी, तो मुझे अपनी जर्मन भाषा छोड़नी पड़ी। अभी भी मुझे जर्मन भाषा थोड़ी बहुत आती है जो मैंने पढ़ी थी, लेकिन मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं नहीं ले सकती थी। अब क्या हो रहा है, अब आप चाहें तो कोई कोर्स कर सकते हैं और परीक्षा का जो सत्र तैयार होगा वो उसी के अनुसार होगा, कहीं कोई क्लैश ना हो। तो बच्चे एक समय में 2 डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, 2 सर्टिफिकेट, 2 कोर्स कर सकते हैं, चाहे कोई प्रोफेशनल कोर्स हो। तो ये कितनी कमाल की चीजें आई हैं। और उच्च शिक्षा में स्कॉलरशिप के लिए बहुत सारे यहाँ पर प्रस्ताव दिए गए हैं कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के दायरे में अब और ज्यादा कहा गया है कि प्राइवेट संस्थाएं जो उच्च शिक्षा देंगी उनको 25 से लेकर 100% तक स्कॉलरशिप अपने 50% छात्रों को देना होगा। देना होगा का मतलब उन्हें दिखाना होगा हम दे रहे हैं कागज पर, और झूठा कागजी मतलब ये नहीं, सचमुच योजना को क्रियान्वित करना है, ये प्रावधान किया गया है। तो हमारे और ज्यादा जो बच्चे विपन्न वर्ग से हैं, अभावग्रस्त हैं, उन्हें भी स्कॉलरशिप के आधार पर उच्च शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। और सरकार ने भी ग्रांट बढ़ा दी है। ये आया है कि ग्रांट काफी बढ़ा दी है ताकि कॉलेज और संस्थाएं जो हैं वो उपलब्ध करा सकें बच्चों को। और फिर काफी तरह के अलग अलग विभागों के नियम कानून पर अभी भी और काम चल रहा है। एक बहुत बड़ा पॉइंट शायद मैं चाहूंगी अंतिम हो, शिक्षा नीति में भारतीयकरण को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। अब मैं आऊंगी गांधी और टैगोर। क्या कहते थे टैगोर? राष्ट्रीय भारतीयकरण होना चाहिए, राष्ट्रीयकरण होना चाहिए हमारी जो शिक्षा है। क्यों? हमारे बच्चे आप देखिए कॉलेज में, ये स्कूलों के बच्चे हमारे हैप्पी बर्थडे कहते हैं, है ना, और वो केक काटते हैं, और उसके बाद जन्मदिन होता है तो मोमबत्ती फूंकते हैं। हम लोग तो दिया जलाते हैं, हमारे यहाँ शुभ है, दिया जलाया जाता है, दीप प्रज्वलन। और वहां पर तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं।
हम नहीं कहते हम दूसरी संस्कृतियों को ना जाने, हम जाने सब कुछ लेकिन पहचाने तो अपनी संस्कृति को। ये बहुत दुखद बात है। और इसमें सबसे पहले तो मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। शिक्षा, शिक्षण और सीखना, हम सीख रहे हैं, ये जीवन के लिए तैयार करता है हमको। ये हमारा जो छात्र जीवन है। हमारी संस्कृति के जो पैरोकार विद्वान हैं उनका मंतव्य है कि प्राचीन ज्ञान परंपरा को किनारे रखकर हमारा देश कभी भी एक सबल राष्ट्र नहीं बन सकता। इसलिए देश की हमारी शिक्षा प्रणाली में भारतीयकरण बहुत जरूरी है। शिक्षक, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, जहां शिक्षक का सम्मान था, आज क्या होता है? शिक्षक गाली से लेकर गोली तक उसका शिकार हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चों को नहीं सिखाया गया कि माता पिता के बराबर हैं गुरु, और माता पिता का भी आदर नहीं हो रहा क्योंकि उन्हें शिक्षक भी गुरु नहीं रहे, वेतनभोगी शिक्षक बन के रह गए हैं। गुरु का मतलब जो बच्चे का पाठ्यक्रम समाप्त नहीं करे, वो उसको कहते हैं ना कि दे आर प्रिपेयरिंग फॉर लाइवलीहुड नॉट फॉर लाइफ। सिर्फ रोटी कमाने के लिए उन्हें पैदा करके हम क्या बना रहे हैं, लेकिन हम उन्हें जीवन के लिए नहीं तैयार कर रहे हैं। माता पिता भी उन्हें एटीएम मशीन बना रहे हैं। तो कितनी गड़बड़ियां हैं। तो यहाँ पर जब तक हम उन्हें भारतीय अपने नैतिक मूल्य उनमें रोपेंगे नहीं सही समय पे, हमारे यहाँ था 5 वर्षाणी लालयत 10 वर्षाणी ताड़यत। 5 साल तक बच्चे को खूब लाड़ करो, लाड़, और उसके बाद लताड़। 10 वर्ष तक उनको पीटना पड़े, कान खींचो। पहले बच्चा जब आप अपने दादाजी से या पिताजी से, पिताजी का शायद ना हो, पूछिए स्कूल से बच्चा जब मार खा के आता था टीचर की तो घर आकर बताता नहीं था, पिताजी दूसरे गाल पर देंगे, तूने जरूर कुछ किया होगा। आज माता पिता कहते व्हाट हैपन, क्या हुआ बेटा? अरे चलो मैं कल चल के तुम्हारे टीचर को ठीक करता हूँ या करती हूँ। तो बच्चे क्या दोष नहीं है, दोष है पूरी की पूरी हमारी जीवनचर्या बदल गई है, हमारी वैल्यूज बदल गई हैं, हमारा सोच बदल गया है। तो संस्कृत भाषा के प्रति आग्रह है। संस्कृत भाषा को जो है बढ़ावा मिले, जो दुनिया की 3 प्राचीनतम भाषाओं में से एक है, सारी भाषाओं की जननी है संस्कृत, जो हमारी संस्कृति का मूल है। लेकिन बहुत सारे लोग इसका विरोध करते हैं। प्रणाम करती हूं मैं प्राचार्य महोदय को। सारे लोग ये आक्षेप करते हैं राजनीतिक हलचल में, राजनीतिक हलकों में, कि संस्कृत को लाने का मकसद एक विशेष राजनीतिक विचारधारा का। लेकिन ऐसा नहीं है। संस्कृत भाषा किसी जाति, संप्रदाय या संगठन से नहीं जुड़ी है, हमारे आदिकाल से वो चली आ रही है, देववाणी उसको कहते हैं। तो ये, और संस्कृत के साथ साथ तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं को भी उठाने की बात कही गई, उनका भी प्रचार प्रसार हो, उन्हें भी, क्योंकि वो भी हमारे देश की बहुत, तमिल भाषा प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। उसके बाद सेकेंडरी लेवल पे, स्कूल के सेकेंडरी लेवल पे एक विदेशी भाषा पढ़ने का भी यहाँ पर सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि हर विद्यालय में, कुछ विद्यालयों में पढ़ाया जाता है लेकिन बहुत कम। अब हम सरकारी स्कूल, बिहार के स्कूलों में भी, अगर बिहार सरकार के स्कूलों में भी अगर हम एक विदेशी भाषा पढ़ रहे हैं तो ये बड़ा सुखद, दुनिया से जुड़ने के लिए एक संपर्क का एक धागा हमें दिया जा रहा है। तो ये चीजें कही जा रही हैं, मतलब कहने का कि हम अपनी जड़ से भी जुड़े हैं और हम दुनिया में उड़ान भी भरेंगे। हम ना अपना घर छोड़ रहे, ना हम बाहरों से संपर्क जो है उसको बंद कर रहे हैं। तो ये बातें हैं। अंग्रेजी को बच्चे नहीं पढ़ेंगे ऐसा नहीं है, ये डर निकाल देना है। अगर कोई हमारे दक्षिण भारतीय बंधु ये सोचें, ऐसा नहीं है, क्योंकि सिर्फ इतना है कि 3 भाषाओं में से 2 भाषाएं भारतीय हों और उसमें एक भाषा क्षेत्रीय भाषा हो। तो जिसकी जो क्षेत्रीय भाषा उसको उसमें सुविधा होगी। फिर हमारा वैदिक गणित, सबसे बड़ा गणितज्ञ कहाँ हुआ? भारत में, आर्यभट्ट। सबसे बड़ा वैद्य कहाँ हुआ? चरक, भारत में। सबसे बड़ा प्लास्टिक सर्जन कहाँ हुआ? सुश्रुत, भारत में। सबसे बड़ा इंजीनियर कहाँ पैदा हुआ? विश्वकर्मा, भारत में। क्या आप जानते हैं
क्योंकि आपको जनवाया नहीं गया। आपको ये पता है कि एडिसन ने बल्ब बनाया, बेयर्ड ने जो है वो टेलीविजन बनाया, राइट बंधुओं ने हवाई जहाज उड़ाया। आपको पता है हवाई जहाज पहले हमारे देश में उड़ाया जा चुका था, बेचारे ग्रामीण कुछ थे, लेकिन वही है, हम हमेशा विदेशी लेवल की बात सम्मोहित हो जाते हैं। तो अपने अंदर झांक के देखो, आत्म गौरव पैदा करो। हम विश्व गुरु थे और हमें फिर से बनना है। इसीलिए ये जो नीति है, इसमें दर्शन, गणित, इन चीजों को आगे बढ़ाने की बात है। और तार्किक और वैज्ञानिक, अभी सर ने किसी ने बात की, तर्क की बहुत जरूरत है बच्चों में। लॉजिक, ये नहीं कि रटा रटा उत्तर दे दिया, नहीं, आप वो उत्तर दीजिए जो आपको पसंद है। शिक्षकों को भी सीखना है, जो मैंने क्लास में पढ़ाया तुमने वो नहीं लिखा है, मैं तुम्हें नंबर नहीं दूंगा। नहीं, आपको तो लिखना चाहिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के एग्जामिनर की तरह, स्टूडेंट इज बेटर देन एग्जामिनर। आपके पास मौलिक, आपको जो उत्तर समझ में आता है वो दीजिए और उसका मूल्यांकन होगा। इसलिए कहने का मतलब है कि हम चाहते हैं आपके अंदर खुद तर्क शक्ति हो, हर क्यों का जवाब हो, आपके पास सवाल ही सवाल हो। क्योंकि छात्र की पहली पहचान है जिज्ञासा। अगर आप सिर्फ सर हिला रहे हैं, इसका मतलब है नहीं, आपको कुछ समझ नहीं आया। आपके माथे पे एक प्रश्न से चिन्ह हमेशा शिक्षक को दिखे तो समझिए आप जानना चाहते हैं। तो खैर, बहुत सारी बातें हुई और मैंने कहा चूंकि 2.5 लाख सुझावों के आधार पर नई शिक्षा नीति बनी है, 108 पेज का ड्राफ्ट है और जो चीजें इसमें आ रही हैं, अब मैं जिक्र करना चाहूंगी, जहां डॉक्टर विश्वेंद्र जी हैं और इधर भी डॉक्टर साहब और भी बहुत लोग, मुझे तो लग रहा है पहले से इस शिक्षा नीति को अपना रखा है। एक विद्यालय, अविभाजित बिहार का गौरवशाली विद्यालय नेतरहाट। कितने लोगों ने नेतरहाट का नाम सुना है? हाथ उठाइए। देखिए, आज के बच्चों ने थोड़ा कम सुना है। अब वो झारखंड का हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। पीवी नरसिम्हा राव साहब जब गृह मंत्री थे, शिक्षा मंत्री या गृह मंत्री, वो नेतरहाट गए, वो इतने प्रभावित हुए, उन्होंने नेतरहाट की तर्ज पे पूरे देश में नवोदय विद्यालयों की स्थापना की। और नेतरहाट विद्यालय, चूंकि मेरे पतिदेव नेतरहाट के हैं, तो मैं बहुत मुतासिर हूँ इस विद्यालय से। और इस विद्यालय में आप हैरान हो जाएंगे, 7वीं 8वीं 9वीं कक्षा में आज के बच्चे जो थकने का एक्सक्यूज देते हैं, वो बच्चे 17 विषय पढ़ते थे। हिंदी, अंग्रेजी, साइंस, मैथ्स के मतलब कुल मिला के 17 विषय। और वो अन्य विषय क्या थे जो आप नहीं पढ़ते हैं? उसमें था काष्ठ कला, धातु कला, ललित कला और कृषि। और काष्ठ कला में क्या करते थे वो? आज हमारे घर में कील ठोकनी हम कारपेंटर को बुलाते हैं, हमें नहीं आता है, हमने कभी हथौड़ी नहीं पकड़ी हाथ में। वो खुद से बनाते थे, जैसे कुर्सी बनाते हैं, वो कला, उन्हें छोटी छोटी चीजें बनाना, लकड़ी को कैसे काटना, आरी से, आरी पकड़नी नहीं आएगी आज के बच्चों को, तो काष्ठ कला। उसके बाद में धातु कला, मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया, जैसे हैमर बनाना, मतलब लोहे से कैसे उसको ढालना, मतलब कुछ भी है, लोहा हाथ में तो लिया। और उससे ललित कला में तो फिर आ गया आपका चित्रकला है, संगीत है। मतलब मुझे हैरानी होती है, कोई सितार बजाना सीख रहा है, कोई तबला बजाना, कोई पेंटिंग कर रहा है। उसके बाद कृषि। देखिए कृषि, मैं खुद को कहती हूँ, मैं दिल्ली में पली बढ़ी और दिल्ली के स्कूलों से मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, अफसोस होता है, मुझे कृषि के बारे में बहुत ही कम ज्ञान है। मैं शुरू में जब आई तो मुझे लोग चढ़ाते थे, क्योंकि एक बार मैंने कह दिया था, मुझसे पूछा गया, बताओ धान नहीं, चावल का पेड़ कितना बड़ा होता है? धान का पौधा नहीं, का चावल का पेड़। तो मैं अटकल लगा रही थी, इतना इतना इतना, मतलब मुझे ये नहीं पता था चावल को धान कहते हैं कृषि की भाषा में। तो ये है हमारा जो आज का जो शिक्षा नीति में नहीं थी चीजें, तो उस विद्यालय में। उसके बाद एनसीसी तो हम लोगों ने भी, नेशनल कैडेट कोर या एनएसएस, स्काउट्स, गाइड्स, वो सब हम जानते हैं। लेकिन वहां पर एनसीसी में 3 विंग थे, 3 विभाग थे, आर्मी, एयर और नेवी। और आर्मी में ठीक है, परेड वगैरह तो होती होगी, या उन्हें वो कुछ 303 चलाना सिखाते होंगे। उसके बाद में एयर में मुझे, जैसे मेरे पतिदेव ने बहुत सारी जानकारी दी कि हवाई जहाज बनाया जाता है, कैसे बनता है वो उन्हें, और थोड़ा सा शायद सर अगर मैं गलत हूं तो मुझे सुधारें, उड़ा के भी वो दिखाते थे अपना जो भी छोटा सा बनाते थे उसका मॉडल। या उसके बाद नेवी में पानी का जहाज। तो आप बताइए, जब 7वीं क्लास में पढ़ने वाला 13 साल का बच्चा, उसके तो मतलब चाहिए कि समझिए उसके रोम रोम में घुस गया ये, वो आगे जाके, तभी तो नेतरहाट के बच्चे आज विश्व स्तर पे ग्लोबली जहां है वो टॉप कर रहे हैं।
मैं अभी आपको 10-20 के नाम गिनवा दूं, आप शायद ना भी जानते हो, आपके शिक्षक जरूर जानते हो। क्यों? क्योंकि उनकी नींव इतनी मजबूत है, उस पे इमारत, फिर आप 20 तल्ले की इमारत बनाइए ना, ढहेगी नहीं। तो नई शिक्षा नीति में बहुत सुंदर ये बातें आई हैं। मुझे लग रहा है कि मुझे नेतरहाट याद आ गया ये नई शिक्षा नीति पढ़कर, देखकर। तो बस और क्या कहा जाए, बस मेरा ख्याल है इसके आगे मैं क्या बोलूं। और बहुत चीजें और हैं, वो मैं नहीं सोचती यहाँ, क्योंकि हमारे स्कूली बच्चे हैं। तो अब जो है सोशल साइंस के क्षेत्र को छोड़कर, आप ध्यान दीजिए, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज को छोड़ के विज्ञान और बाकी जो इंजीनियरिंग हो गए, मेडिकल, इसमें अब विदेशी सरकारों को भी यहाँ संस्थान खोलने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, लेकिन ह्यूमैनिटीज में नहीं। आप सोचिए क्यों? क्योंकि ह्यूमैनिटीज में आता है हमारा साहित्य, हमारी भाषा, हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी राजनीति। तो ये हमें विदेशी संस्थाएं नहीं पढ़ाएंगी, ये हम पढ़ाएंगे खुद अपने बच्चों को, सही इतिहास पढ़ाएंगे, सही उनको सूचनाएं देंगे। तो इसको छोड़ के बाकी विदेशी विश्वविद्यालयों को यहाँ पर अब आमंत्रित किया जाएगा। तो नई शिक्षा नीति मुझे लग रहा है सरकारी नौकरी के बरक्स स्वरोजगार को भी बढ़ावा देगी। स्वरोजगार की बात सुन के, अच्छा हम लोग सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, क्यों भाई? सोचते हैं, आप सबको पता है क्यों? अब नहीं, अब स्वरोजगार यानी कि वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल से ही दी जाएगी। जिसको मजा आता है हथौड़ा चलाने में वो सीखे, जिसको कारपेंटरी में मजा आता है। जरूरी नहीं कि आप साइंस पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से देश में बहुत स्वरोजगार को बढ़ावा मिले, और कोई भी अगर नौकरी नहीं मिल रही तो वो खुद ब खुद अपना काम कर सके। तो देश में इस समय 45,000 कॉलेज है, जो मुझे आंकड़े मिले हैं, है ना। और बड़े दुख से कहना पड़ता है, बहुत सारे विश्वविद्यालयों पर शिक्षा जगत में भ्रष्टाचार के भी आरोप लगते हैं। पीछे नागालैंड के बारे में खबर सुनी कि 3 साल में वहां 500 लोगों ने पीएचडी कर ली, जो असंभव है। और राजस्थान के झुंझुनू में स्थित सिंघानिया यूनिवर्सिटी में तो खुलेआम अखबारों में छप गया, सुर्खियों में, कि डिग्री बिकती है। तो इन चीजों के ऊपर, इन अनियमितताओं पर नियंत्रण रखने के लिए अब उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय नियामक अथॉरिटी बनाई गई, जो काफी सख्ती के साथ इनके ऊपर अंकुश लगाएगी और इन संस्थाओं का परिष्कार करेगी। अब इतनी सारी सकारात्मक बातें हैं, मैं बस शायद 2 मिनट और लूंगी। अब एक बात आशंका है, हमारे देश में बहुत सारी नीतियां बन जाती हैं, फिर वो कागज में रह जाती हैं, ठंडे बस्ते पे चली जाती हैं। हाँ, बना था, ये पुल का उद्घाटन हुआ था, आज तक पूरा नहीं हुआ। ये सड़क अधूरी पड़ी है 5 साल से। यहाँ पर इसके बारे में अब ये सोचा जा रहा है, चिंता की इतनी भारी भारी बड़ी बड़ी बातें हैं, ये ख्वाबों की ताबीर, ये स्वप्न साकार कैसे होंगे, क्रियान्वयन जो है वो कैसे होगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मुझे यहाँ पे 2 उक्तियां याद आ रही हैं। पहली, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। सरकार को युद्ध स्तर पे इसमें लगना पड़ेगा। अब बना तो दिया, अब चलिए ठीक है, नहीं भाषण हो रहे हैं, उसके ऊपर चर्चाएं हो गई, हो कुछ नहीं रहा। नहीं, सरकार को युद्ध स्तर पे काम करना होगा। और नई शिक्षा नीति जो है वो इस विशाल देश के राज्य सरकारों के साथ तालमेल, राज्य सरकारें भी तालमेल बिठाने की कोशिश करें और साथ मिलकर हम लोग इसको आगे बढ़ाएं। और देखो, योजना के अनुसार शिक्षक वर्ग तैयार करना होगा। आपको क्या लग रहा है, हर बिहार के स्कूल में एक फ्रेंच भाषा का शिक्षक चाहिए ना? कहाँ से लाएंगे? हमें शिक्षकों को हमें क्या कहते हैं, योगा की ट्रेनिंग देने के लिए, जूडो कराटे की, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने के लिए चाहिए ना। तो पहले शिक्षक भी तो तैयार करने होंगे। तो सवाल है कि सरकार को भी समय चाहिए इसके लिए। उसके बाद में किताबें नया, फिर उनको छपें, प्रकाशक उनको छापें और फिर वो मार्केट में बिकें। प्रकाशक विक्रेता कितना लंबा कार्य है। तो तब मुझे यही कह रहा है, इतनी सारी चुनौतियों से निपटना मजाक नहीं है। तो यहाँ मुझे दूसरी उक्ति याद आ रही है, भाई कारज धीरे होता है, काहे होत अधीर। हम लोग धैर्य रखें और अपनी सरकार की नीतियों में विश्वास रखें और अपने मन से हम इन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार हों और मीन मेख निकालने की बजाय हम आशान्वित हों, थिंक पॉजिटिव, और हम जैसा सोचेंगे अच्छा ही होगा। और तलाश परिवार को बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे इस विषय पर बोलने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया और मुझे आप को सुनाने के लिए
समझिए मुझे भी इसके बीहड़ में घुसना पड़ा और मैंने भी कितना सारा शोध किया, तो मैं खुद भी समृद्ध हुई। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।